हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पॉलिटेक्निक क्लब में। तो जैसा कि हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे थे, तो आज हमारा केमिस्ट्री का पार्ट 3 है। यदि आप इससे पहले के सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से आप हमारे सभी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया कॉपर पाइराइड यानी CuFeS2 का अयस्क में कॉपर पाइराइड का अयस्क को बताना है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा तांबा का, यानी कॉपर पाइराइड यानी CuFeS2 तांबा का अयस्क होता है। वहीं अगर लोहे की अयस्क की बात करें तो हेमेटाइट हो जाता है और एल्युमिनियम का बॉक्साइट हो जाता है। आप इन तीनों को अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर वही आपको बताया गया है, लोहा का हेमेटाइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट और तांबा का कॉपर पाइराइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। हमें बताना है द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए न्यूट्रॉन संख्या के, प्रोटॉन संख्या के, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन संख्या के या इनमें से कोई नहीं। तो द्रव्यमान संख्या हमारा न्यूट्रॉन संख्या प्लस प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है। इससे आपसे आपके न्यूमेरिकल भी पूछ ले जाते हैं। हो सकता है द्रव्यमान संख्या आपसे पूछा हो और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दिया हो, या फिर तीनों में से कोई दो दे दिया जाएगा और आपसे कोई एक पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है किसी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप 18 के एलिमेंट को हम लोग निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। तो हमें बताना है इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑप्शन आपके पास दिया गया है 6, 7, 4, 2 और 8। तो आपको पता होना चाहिए कि बाहरी कक्षा में इसके 2 और 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 2 सिर्फ हमारा हीलियम का रहता है और बाकी सब जो बचे एलिमेंट है इनमें 8 रहता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। हमें कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है 1, 2, 8 और 10। अब आप सोच रहे होंगे कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इसका जवाब देने से पहले आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। तो आपको पता होना चाहिए सोडियम इसका 11 होता है। तब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2, 8 और 1 हो जाएगा। यानी कि कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमारा कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो यहाँ पर एक जो अंतिम में बचा है बाहरी सेल में, यह हमारा हो जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो प्रश्न में ध्यान दीजिए, आपसे कोर इलेक्ट्रॉन पूछा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 10, यानी 8 और 2 10 मिलकर हमारा हो जाते हैं 10। कोर इलेक्ट्रॉन हम इधर वाले को कहते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल वाले को। यहाँ पर आपसे कोर पूछा है इसलिए आंसर 10 हो जाएगा। आई होप कि आप अच्छे से समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया एल्युमिनियम 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो एल्युमिनियम 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 3। अब इन सभी को जोड़िए आपका 13 पुट जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में क्या दिया गया। ऑप्शन आपके पास दिया गया 1,9,3, 2,9,2, 2,8,3। ऑप्शन नंबर डी है 2,10,1। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 2,8,3। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है, तो इसका एक सूत्र होता है। ध्यान दीजिएगा जरा ऑप्शन में। आप ऑप्शन में पूछा गया n², n³ या 2n² या n+1 का स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है 2n²। अब यहाँ पर n क्या है, तो n है यहाँ पर कक्षों की संख्या। जैसे अगर पहली कक्षा में पूछा जाए तो n 1 होगा, अगर दूसरी कक्षा बोले तो n बराबर 2 होगा। n के जगह 2 रख दीजिएगा, इसके यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया शुष्क सेल परिवर्तित करता है। ऑप्शन आपके पास दिया गया विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल हमारे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान बताना है, यानी कि न्यूट्रल का। तो आप फिगर देख के समझ गए होंगे कि न्यूट्रल जो होता है उस विलयन का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है 1, 2, 8, 7, यानी न्यूट्रल विलयन का पीएच मान हमारा 7 हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया अम्ल का पीएच मान होता है। हमें यहाँ पर बताना है एसिड का पीएच वैल्यू कितना होता है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है 7 से कम, 7 से अधिक, या 8 या 7।
तो आप फिगर को देख कर ज़रा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर फिगर में दिखाया गया जितने भी 7 से इधर है, यानी कि 0 से लेके 6 तक जो वैल्यू है वो सब हमारा एसिड का होता है, और 7 से अधिक यानी 14 तक जो वैल्यू होता है वो हमारा बेस का होता है, यानी क्षार का। यहाँ पर बोल रहा अम्ल का पीएच मान, तो अम्ल का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम। जैसे जैसे हम 7 से दूर आएंगे, यानी इधर की ओर जाते जाएंगे 0, 1, 2, उतना वो एसिडिक होते जाएगा, यानी कि उसमें उतना अम्लीयता बढ़ती जाएगी। और 7 से यदि हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं अधिक की तरफ, तो वह उतना ज़्यादा क्षारीय हो जाता है। आई होप कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र। हमें बताना है विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र। ऑप्शन आपके पास दिया गया CaOCl2, CaOCl या इनमें से कोई नहीं। तो विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है CaOCl2। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। हमें चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है। चीनी तो आप लोग अपने घरों में बहुत उपयोग किए होंगे, तो क्या आप इसका रासायनिक सूत्र कमेंट में जवाब दे सकते हैं? ऑप्शन आपके पास दिया गया है C2H5OH, C12H22O11 या CH3COOH या इनमें से कोई नहीं। तो चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाता है C12H22O11। आज से आप 1-2 दिन घर में चीनी को C12H22O11 करके थोड़ा प्रोनाउंस करिएगा, देखिए क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है हीरा एवं ग्रेफाइट किसका अपरूप है। हमें बताना है हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है Mg का, कार्बन का, फेरस का या फिर एल्युमिनियम का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन का। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, और इसके साथ एक और भी अपरूप होता है कार्बन का, जो कि फ्लोरीन के नाम से जाना जाता है, बल्क मिस्टर फ्लोरीन। यहाँ पर लेकिन आपसे हीरा और ग्रेफाइट के बारे में ही पूछा गया। ध्यान दीजिए ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, जबकि हीरा हमारा विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है जल में अस्थायी कठोरता किस लवण के घुलने से होती है। हमें बताना है जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वो किस लवण के घुलने के कारण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोराइड के कारण। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका और हर बार आपके एग्जाम में यह बदल बदल के पैटर्न में पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को जरा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया शुद्ध जल का पीएच मान होता है। हमें शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो थोड़ा हम लोग कॉमन सेंस उपयोग करते हैं। शुद्ध जल हमारा न्यूट्रल रहता है, और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि न्यूट्रल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो करेक्ट आंसर यानी कि हमारा 7 होगा। अब जरा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन में है 0, 7, 4, 14। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 7। अगर यदि आपको सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हो, अगर इसका PDF चाहते हो, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है पीरियोडिक टेबल दिया गया और आपको बताना है इसमें आवर्त और वर्गों की संख्या कितनी है। तो हमने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है वह सभी हमारे आवर्त होते हैं, और जो लाइन वर्टिकल होती है वह सब हमारे यहाँ पर वर्ग होते हैं। तो आप काउंट करके इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त और वर्गों की संख्या कितनी होती है। जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करेंगे तो उसमें इस लाइन को काउंट नहीं करें, क्योंकि यह लाइन इसमें पहले से इंक्लूड होती है। आई होप कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।